हेलो, डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस जी के कृतित्व और व्यक्तित्व का संक्षिप्त मूल्यांकन। देखा जाए तो 23 जनवरी 1897 में उत्तर प्रदेश के उड़ीसा के कटक के कुमार ने वह अद्भुत कारनामा कर दिखाया जिसकी भारतीय इतिहास में कल्पना आज अगर करें तो लगता है कि उस समय गुलाम भारत में कितना कठिन रहा होगा। सुभाष बाबू प्रारंभ से ही बड़े मेधावी थे और जब उन्होंने 1919 में स्नातक की परीक्षा पास की तो राजनीति में आने की अपनी इच्छा व्यक्त की अपने पिता जानकी दास बोस से। और उनके पिता चूंकि चाहते थे कि वे आईसीएस की परीक्षा पास करके, जो उन दिनों ब्रिटेन में होता था, भारत में आईसीएस परीक्षा नहीं होती थी, यानी इंडियन सिविल सर्विस, उस समय सुभाष बाबू पिताजी की बात रखने के लिए ब्रिटेन जाते हैं, बहुत कम समय में तैयारी करते हैं और आईसीएस की परीक्षा में 4th रैंक ला करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। लेकिन यह सब उन्होंने अपने पिताजी के लिए किया। ध्यान रहे, अभी देश सेवा की जो उनके अंदर एक तूफान उमड़ रही थी वह अभी दबी पड़ी है। उसके बाद वो आईसीएस परीक्षा से त्यागपत्र देते हैं। उन दिनों भारत में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन अपने जोर पर था। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर वे दो नेताओं से मुलाकात करते हैं। पहले थे गांधी जी और दूसरे थे चित्तरंजन दास। इनके व्यक्तित्व से न केवल प्रभावित होते हैं बल्कि वहीं पर वो राजनीति में पूरी तरह से पदार्पण कर जाते हैं। तब जब 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ही उन्होंने सबसे पहले दिसंबर 1921 में कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया और इसी विरोध के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया और वे पहली बार 1921 में जेल की सजा काटे। अपने पूरे जीवन काल में सुभाष बाबू 11 बार जेल गए। ध्यान रहे, गांधी जी का वो बड़े सम्मान करते थे, लेकिन गांधी जी के प्रति सुभाष बाबू का मोह तब भंग हुआ जबकि दिसंबर 1928 में गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारत को उपनिवेश का दर्जा दे दे, लेकिन सुभाष बाबू चाहते थे कि नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। लिहाजा सुभाष बाबू का गांधी जी से 1928 से ही मतभेद होता है और ये मतभेद धीरे धीरे काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद 10 साल के बाद यानी 1938 में आते आते सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना ऊंचा उड़ जाता है कि उन्हें हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद मिलता है और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले 41 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस पहले भारतीय थे। उस समय का अंदाजा लगाइए कि भारत में कितना उत्साह था कि सुभाष बाबू को अध्यक्ष पद की मंच तक ले जाने के लिए 51 बैल से जोड़ करके एक रथ तैयार किया गया था और उस पर जयकारा लगाते हुए फूल मालाओं से लाद करके सुभाष बाबू को मंच तक ले जाया गया। देश में इतने कम उम्र में इतनी लोकप्रियता प्राप्त करने वाला और कोई नेता है क्या? उस समय नहीं था। गांधी जी वयोवृद्ध थे, उनका वो तब भी सम्मान करते थे और अंत तक सम्मान करते रहे। लेकिन 1 साल के उनके कार्यकाल के बाद गांधी जी को लग गया कि उनकी गांधीवादी और अहिंसा के सिद्धांत हाशिए पर आ चुकी है। इसलिए अगली साल त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि सुभाष बाबू को अध्यक्ष पद की चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और सुभाष बाबू लोगों के कहने पर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आवेदन करते हैं। इसे गांधी जी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ हम पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा करेंगे और पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार होगी। और यही हुआ भी, पट्टाभी सीतारामैया जी हार गए। लगभग 3000 के मतदान में 54% वोट पा करके सुभाष बाबू कांग्रेस के पुनः अध्यक्ष बन गए 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस में। लेकिन तमाम असहयोग और गांधी जी के अड़ियल रवैया के चलते सुभाष बाबू को कार्य करना थोड़ा कठिन हो गया। लिहाजा उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बावजूद भी वो कांग्रेस नहीं छोड़े थे और कांग्रेस के अंदर यूं 3 मई 1939 में कानपुर में मुकर नामक स्थान पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और कांग्रेस के पैरेलल अपने आंदोलन को गति देते हैं। ये कितना दिलचस्प है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 1 वर्ष और अधिक से अधिक दूसरे वर्ष यानी 1940 में प्रवेश करते करते कांग्रेस को लगने लगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से बड़ी संस्था बन जाएगी
जितने जोश खरोश से इसके साथ युवाएं जोड़ रहे हैं उतने जोश खरोश से कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर इतना सिर फुटौल शुरू हो गया कि 1940 के बाद गांधी जी को खुद कहना पड़ा कि कांग्रेस नामक संस्था को भंग कर देना चाहिए, कांग्रेस की कोई औचित्य नहीं। ये स्वयं गांधी जी को कहना पड़ा ऊब करके। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे में सुभाष बाबू का कद काठी पूरे भारत में किस स्तर से बढ़ रहा था। इसी दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो वो कलकत्ता में पाए जाने वाला एक गुलामी का जो स्मारक था, हॉलवेट स्तंभ, उसको उन्होंने तोड़ डाला और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में उनके खराब स्वास्थ्य होने के कारण उन्हें रिहा तो किया गया लेकिन घर में नजरबंद कर दिया गया। ये बात 1941 की है, जब सुभाष बाबू को लगने लगा कि हम देश में रहकर अब देश सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हम ब्रिटेन से लड़े कि कांग्रेसियों से लड़े। पग पग पर उनके गुप्तचर हैं। ऐसे में उन्होंने देश के बाहर जाकर के भारत की आज़ादी का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को उन्होंने पूरा भी किया। तब जब वो 1941 में गोमो स्टेशन से दिल्ली और दिल्ली से पेशावर और काबुल होते हुए जब वो आगे की यात्रा करते हैं, जर्मनी पहुंचते हैं और वहां से सिंगापुर, बैंकॉक, सभी देशों की यात्रा करके वो विदेशों में एक मजबूत आधार तैयार करते हैं, जिसको अनुज धर ने कहा कि सुभाष बाबू के पास कुल 40 लाख सैनिक थे और 7 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी कुल हो चुकी थी। ये सामान्य बात थी क्या? विदेशी जमीन पर जाकर के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना सामान्य बात नहीं थी। 1941 में ही बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कर देते हैं। 21 अक्टूबर 1943 का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा क्योंकि इसी दिन सिंगापुर में सुभाष बाबू ने एक आज़ाद हिंद सरकार बना दी। उस समय उनके हौसले की पैमाना आप देख सकते हैं। आज़ाद हिंद सरकार, भारत अभी गुलाम है और सिंगापुर में सुभाष बाबू ने भारत को आज़ाद कर दिया। ये अस्थायी सरकार को 9 देशों की मान्यता मिल गई। इटली, जर्मनी, जापान, चीन, बर्मा, क्रोशिया, मंचूरिया, फिलीपींस। क्या उस समय सरकार की ताकत थी? ब्रिटेन और अमेरिका जैसे लोग देशों को भी उसने चुनौती दे डाली, युद्ध की घोषणा कर दी उनके खिलाफ। ये नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेता कहा गया बर्नी में, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया। 1943 में उनके तेवर यहाँ तक थे कि उनकी अपनी राष्ट्रीय ध्वज, अपनी डाक टिकट, अपनी सिक्के, अपनी संविधान, अपनी सेना, अपनी नियम कानून। सुभाष बाबू कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। वे पग पग पर अपनी रूप बदलने में माहिर थे और जिससे एक बार मिल लेते थे वो उनके व्यक्तित्व का दीवाना बन जाता था, फिर उन्हें भूल नहीं पाता था। इसी दीवानगी में उनका प्रेम विवाह भी हुआ था एमिली शेंकल से, जब वो अपनी हैंड राइटिंग के संदर्भ में एक टाइपिंग के लिए 1933 में एमिली शेंकल को रखे थे और एमिली शेंकल से धीरे धीरे उनको प्यार हुआ, शादी हुई और उससे अनीता बोस नाम की एक पुत्री भी हुई, जिससे उनको केवल एक बार मिलने का सौभाग्य मिला था। तो सुभाष बाबू बार बार अपने देश को आगे रखते थे, अपने परिवार, अपने बेटे बेटी को नहीं। आज के नेताओं की तरह नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, वो अपने देश के लिए मरना मिटना जानते थे। सुभाष बाबू के व्यक्तित्व में एक उल्लेख और करना होगा। जब 6 जुलाई 1944 में उन्होंने रंगून रेडियो से गांधी जी को संबोधन किया था कि बापू, अब वह दिन आ गया जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था और इस शुभ काम में आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमारे राष्ट्र के पिता तुल्य हैं। अब राष्ट्र के पिता तुल्य को वर्तमान में राष्ट्रपिता बना दिया गया। इतना बड़ा इतिहास से मजाक कर दिया गया है। सुभाष बाबू ने कभी राष्ट्रपिता नहीं कहा था, राष्ट्र के पिता तुल्य, ये उनके सम्मान में कहे गए शब्द थे, महिमा मंडन में नहीं। ये हमें समझना होगा। इतिहास की विसंगतियां पग पग पर ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिलता है कि लगता है इसे बनाने और लिखने में कितनी बड़ी चूक हुई है, कितनी बड़ी भूल हुई है। जो वास्तव में देश के लिए मर मिटे, उन्हें कैसे हाशिए पर रखा गया। बहरहाल हम आगे आते हैं। जब 22 सितंबर 1944 को सुभाष जी ने यहाँ तक उत्तेजक भाषण दिया
कि आज़ादी की देवी खून चाहती हैं तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उन्होंने अपने सैनिकों से कहा। अर्थात मारने के लिए जो मन में एक जज्बा था आज़ादी के लिए, उसके लिए मौत भी तुच्छ लगने लगा था इस नारे के आगे। सारे सैनिकों में गजब का जोश, गजब का उत्साह। भारत तो आज़ाद हो चुका था। और इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि उस समय वर्तमान में एट दैट टाइम प्रधानमंत्री एटली थे। जब वो 1956 में देश में आते हैं दोबारा, जब देश आज़ाद हो चुका होता है 1947 में, तब एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपको भारत छोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ से मिला, तो स्पष्ट था, कांग्रेस से नहीं, गांधी जी से नहीं, यहाँ के छोटे छोटे आंदोलनों से नहीं, सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नाम लिया कि सुभाष बाबू के आंदोलन से ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी। सेना में विद्रोह हो गया था, नौसेना में विद्रोह हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गए थे। ये सारी चीजें सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों के कारण थी, बापू की अहिंसा के कारण नहीं। थोड़ा सही तरीके से इतिहास को देख लिया जाए तो अच्छा होगा। और उनकी मृत्यु के बाद जब 1956 में दबाव बना, तो शाहनवाज आयोग बना। नेहरू सरकार ने शाहनवाज आयोग में सुरेश जी को क्यों नहीं बनाया, जो उसके तीसरे सदस्य थे? उन्हें अध्यक्ष बना देते, पोल खुल जाते। उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया और रिपोर्ट को दबा दिया गया। मौनी बाबा को लेकर के जब फैजाबाद में आंदोलन बढ़ा, तो फिर एक कमेटी बना दी गई, जीडी घोषला कमेटी। ये कौन थे खोसला? इनकी विषय में अगर आप जानेंगे तो इस न्यायमूर्ति का वही महिमा मंडन था कि किस तरह से सरकार को खुश करना है, निष्पक्ष नहीं था। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी जी के नेतृत्व में जो बना था, वही एक ऐसा आयोग था जो उन जगहों की यात्रा किया जहां जहां सुभाष बाबू गए थे, जहां जहां जिन जिन चीज़ों का सुभाष बाबू से संबंध था और जिन जिन चीज़ों से सुभाष बाबू की मृत्यु के रहस्य का पोल खुल सकता था, उन सबको खंगाल करके मुखर्जी आयोग ने 1905 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये बदली हुई सरकार ने उसे भी दबा दिया। आज भले ही देश की स्थितियां जो भी हों, रिपोर्ट कितनी प्रकाशित करनी चाहिए कितनी नहीं, 70,000 पन्नों में 274 फाइलें दबी पड़ी हैं, ये सामान्य बात नहीं है। लेकिन इतना तो सत्य है, मैं अपनी वीडियो के समापन में कहना चाहूँगा कि इस निष्कर्ष पर मैं पहुँचा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को नहीं हुआ था। वो उसके बाद भी जीवित थे, उसके बाद भी वो भारत में आए थे नेपाल के मार्ग से। सुभाष बाबू को युद्ध अपराधी घोषित किया गया था। सुभाष बाबू के समय में नेहरू जी को ये डर था कि यदि सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे तो उनकी राजनीतिक कालीन खिसक जाएगी। बहुत कुछ ऐसे कड़वे सच हैं जिनके लिए ये फाइलें आराम कर रही हैं और आराम करती रहेंगी, और हम कहते रहेंगे चाचा नेहरू जिंदाबाद, गांधी बापू जिंदाबाद। मिल गई आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। गलत इतिहास पढ़ाकर इतिहास को कर दिया कंगाल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।